गुड मॉर्निंग। आई एम डी पिंगरा, लेक्चरर हिंदी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जाखवट कठुआ। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 कक्षा 12वीं द्विवेदी युग सन 1900 से 1918 तक। प्यारे बच्चों, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा है। डॉक्टर नगेंद्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की सन 1900 में प्रकाशित हे कविता से द्विवेदी युग का आरंभ माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की दो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, काव्य मंजूषा और गंगा लहरी। परंतु हिंदी साहित्य में इनका सबसे बड़ा योगदान जो है वो है इनकी सन 1903 में प्रकाशित पत्रिका सरस्वती। ये एक ऐसी पत्रिका थी जिसमें उस समय के जितने भी कवि थे उनकी कविताओं को स्थान मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय के जितने भी कवि थे वो अपनी रचनाएं लिखकर सरस्वती में भेजते थे और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी उनको प्रकाशित करते थे। इसके बाद द्विवेदी युग के दूसरे प्रसिद्ध कवि जो आते हैं वो हैं श्रीधर पाठक। प्यारे बच्चों, श्रीधर पाठक ने 1900 में एक कविता लिखी जिसका नाम है गुणवंत हेमंत। यह खड़ी बोली हिंदी की पहली कविता थी। तो प्यारे बच्चों, अगर खड़ी बोली हिंदी की पहली कविता गुणवंत हेमंत थी तो इसका अर्थ ये हुआ कि खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि श्रीधर पाठक थे। दूसरे शब्दों में जिसे आज हम राजभाषा हिंदी कहते हैं। अगर खड़ी बोली हिंदी को हम राजभाषा हिंदी कहते हैं तो दूसरे शब्दों में इसका ये अर्थ हुआ कि हमारी हिंदी की शुरुआत 1900 में से मानी जाती है और आज इसका पूरी जो आयु है वो कितनी होगी, 1900 से लेकर 2020 तक, अर्थात 120 साल। इसके बाद तीसरे जो द्विवेदी युग के कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। उपाध्याय हरिओ। प्यारे बच्चों, श्रीधर पाठक ने खड़ी बोली में कविता लिखकर एक नए युग की शुरुआत की और उसको आगे बढ़ाने का काम किया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने। श्रीधर पाठक ने तो खड़ी बोली में एक छोटी सी कविता लिखी। हरिओद जी ने इसी खड़ी बोली में एक बहुत बड़ा महाकाव्य लिख दिया जिसका नाम है प्रिय प्रवास। यह खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसमें राधा और कृष्ण की कथा है जो खड़ी बोली में लिखी गई है। इस युग के चौथे जो प्रमुख कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। प्यारे बच्चों, ये भारत के राष्ट्र कवि हैं। दूसरे शब्दों में हम कहेंगे कि द्विवेदी युग ने हमारे देश को एक बहुत बड़ा महान राष्ट्र कवि भी दिया। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि क्यों मिली, इसका सीधा सा उत्तर ये है क्योंकि गुप्त जी ने हिंदू संस्कृति, बौद्ध संस्कृति, ईसाई संस्कृति, मुस्लिम संस्कृति, रामायण युग, द्वापर युग इत्यादि, महाभारत युग सभी से संबंधित कविताएं लिखी, जहां तक कि राष्ट्र प्रेम की कविताएं भी लिखी। यही कारण है कि गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी
गई है। प्यारे बच्चों, जैसे महाभारत युग से संबंधित इन्होंने द्वापर लिखा, रामायण युग से संबंधित साकेत, पंचवटी, राष्ट्र संबंधी किसान, भारतवार्ती, बौद्ध संस्कृति की यशोधरा, मुस्लिम संस्कृति की काबा और करबला, ईसाई संस्कृति की अर्जुन और विसर्जन इत्यादि रचनाएं इन्होंने, अर्थात भारत के जितने भी धर्म थे सभी से संबंधित इन्होंने रचनाएं लिखी। यही कारण है कि इनको राष्ट्रपति की उपाधि मिली है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वो साकेत है, यशोधरा है, भारतवार्ती है, किसान है इत्यादि। अब हम द्विवेदी युग की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली, देशभक्ति। दूसरी, स्वच्छंदतावाद। तीसरी, नारी के प्रति दृष्टिकोण। चौथी, इतिवृत्तात्मक शैली। प्रकृति चित्रण। कला पक्ष। द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता जो है वो है देशभक्ति। इस समय देश के प्रत्येक व्यक्ति आजादी के लिए आगे आने लगा, हर एक के मन में देशभक्ति की भावना पैदा होने लगी। इसलिए कविता के क्षेत्र में भी कवियों ने देश प्रेम की कविताएं लिखने का कार्य शुरू किया, जैसे गुप्त जी की भारतवार्ती, किसान इत्यादि। और ये समय की मांग भी थी। इससे पहले आप किसी भी युग में जाइए आपको देशभक्ति की कविताएं नहीं मिलती हैं। ये द्विवेदी युग ही एक ऐसा युग था जहां पहली बार देश प्रेम की भावनाएं लोगों के मन में जागृत होने लगी। इसी भावना को लेकर रूप नारायण पांडे जी कहते हैं, पुण्य भूमि है, स्वर्ग भूमि है, जन्म भूमि है देश यही, इससे बढ़कर जा ऐसी ही दुनिया में है जगह कहीं। दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति जो है द्विवेदी युग के हो स्वच्छंदतावाद। प्राचीन रूढ़ियों को न अपनाकर नए विषयों पर नई कविताएं लिखना स्वच्छंदतावाद कहलाता है। द्विवेदी युग के कवियों में रामनरेंद्र त्रिपाठी, सिरधर पाठक इत्यादि की कविताओं में स्वच्छंदतावाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तीसरा है नारी के प्रति दृष्टिकोण। प्यारे बच्चों, द्विवेदी युग से पहले कभी भी किसी ने नारी के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया था। द्विवेदी युग के कवियों ने पहली बार नारी की ममता, दया, बलिदान इत्यादि, तपस्या इत्यादि विषयों पर कविताएं लिखी। जैसे उदाहरण के लिए आपने महाभारत पढ़ा है, रामायण पढ़ी है। द्विवेदी युग में रामायण में कितने नारी पात्र हैं, लेकिन जो महत्व दिया गया है वो नायक प्रधान राम को दिया गया है। द्विवेदी जी ने उसी रामायण में से उर्मिला पात्र को लिया जो उपेक्षित है। उर्मिला नारी पात्र है जो उपेक्षित है, जिसकी ओर कभी किसी कवि ने ध्यान नहीं दिया। ये लक्ष्मण की पत्नी थी और इसी को लेकर इन्होंने साकेत की रचना की, जो उर्मिला पूरे भारतीय नारी का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंट करती है। जी उर्मिला कहती है कि मेरा क्या कसूर है, मेरे पति ने जंगल चले गए मुझे छोड़कर, लेकिन उसके वियोग में मैंने भी तो अपना जीवन बिताया है। इसलिए वो कहती है, कहा उर्मिला ने, हे मन तू प्रिय पाथ का बिगड़ न बन। इन पंक्तियों में उर्मिला की
त्याग भावना जो है वो व्यक्त होती है। इसी प्रकार महात्मा बुद्ध चले जाते हैं, उनका तो सदियों तक वर्णन होता रहा, लेकिन उसकी पत्नी जो यशोधरा है, जो उसके वियोग में तड़पती रहती है, उसके विषय में कभी पहले किसी ने नहीं लिखा। इसी धारणा को लेकर गुप्त जी ने यशोधरा लिखा, जिसमें यशोधरा कहती है, सखी वे मुझसे कह कर जाते। इन पंक्तियों में मुझे कहना चाहती है कि कम से कम मेरे पति मुझे कहकर ही जाते, वो मुझे सोया हुआ छोड़कर तपस्या के लिए चले गए। इसी प्रकार जो नारी थी, उसकी जो त्याग भावना थी, उसके प्रति ध्यान आकर्षित द्विवेदी युग के कवियों ने कहा। गुप्त जी कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी जही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। इतिवृत्तात्मक शैली द्विवेदी युग के कवियों की चौथी प्रमुख विशेषता जो है वह है इतिवृत्तात्मक शैली। इस युग में आदर्शवाद की प्रधानता थी, इसलिए कवियों ने वर्णन प्रधान इतिवृत्तात्मक शैली को अपनाया। कई पौराणिक कथाओं को कविता के रूप में लिखा गया, अर्थात ये लोग क्या करते थे, कथाओं पौराणिक लेते थे, जैसे साकेत महाभारत से लिया, रामायण से लिया, यशोधरा पौराणिक कथा, पुराने समय की कथाओं को लेते थे, लेकिन उनका उद्देश्य जो था उस कथा को वैसा के वैसा पाठकों के सामने परोस देना नहीं था। उनके माध्यम से वो नया दृष्टिकोण लेकर लोगों के सामने आए। प्रकृति चित्रण द्विवेदी युग के कवियों में कहीं कहीं प्रकृति का चित्रण भी मिलता है, जैसे गुप्त जी की पंचवटी में चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, आपने 10th में भी पढ़ा है। इसी प्रकार राम नरेश त्रिपाठी की रचनाओं में भी प्रकृति चित्रण है। सिरदर पाठक की कश्मीर, राम नरेश त्रिपाठी की कश्मीर सुषमा में प्रकृति का सुंदर चित्रण है। कला पक्ष, कला के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी देन थी द्विवेदी युग के कवियों की, वो जो थी खड़ी बोली हिंदी। हिंदी का उदय, जिसे बाद में राजभाषा का दर्जा मिला। ये सबसे बड़ी द्विवेदी युग के कवियों ने खड़ी बोली में अपनी कविता लिखने की शुरुआत की, और आज आपको जो भी कविताएं लिखी हुई मिलती हैं वो खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई ही मिलती हैं, जिसे आज हमने राजभाषा का दर्जा भी भारतीय संविधान में दे चुकी है। फिर भी कुछ कवियों ने खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रजभाषा का भी कहीं कहीं प्रयोग किया है। शैली के क्षेत्र में इन्होंने इतिवृत्तात्मक और प्रतीकात्मक शैली को अपनाया। जैसे उर्मिला में, उर्मिला क्या है, भारतीय आदर्श नारी की प्रतीक है। इसी प्रकार इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, जैसे प्रिय प्रवास। कुछ मुक्त काव्य भी लिखे, जैसे कश्मीर सुषमा। रस के क्षेत्र में इन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया। श्रृंगार का दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। और वियोग रस का जो उदाहरण है वो आप साकेत में देख सकते हैं, उर्मिला का गृह वर्णन। इसी प्रकार यशोधरा जो है वो महात्मा बुद्ध के ब्रह में तड़प रही है, तो वहां पर योग रस का वर्णन है। देश प्रेम की जब कविताएं लिखते हैं गुप्त जी, तब वीर रस का वर्णन आता है। इसके अलावा जो था, क्योंकि आदर्शवाद की प्रधानता थी, तो शांत रस का भी प्रयोग द्विवेदी युग के कवियों ने किया है। तो ये था द्विवेदी युग का संक्षिप्त वर्णन। इसके बाद क्या है छायावाद, क्या कौन है उनके प्रसिद्ध कवि, क्या है उसकी खास विशेषताएं, देखेंगे ब्रेक के बाद। दैट इज ऑल। स्टे होम, स्टे सेफ।